हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई जनरेशन। आज हम लोग मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके एसएसबी पीजीटी का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड है। ये वीडियो मैंने सिर्फ एसएसबी पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनाया है, ये वीडियो मैंने ओवरऑल को लेकर के बनाया है। मतलब ये जो वीडियो आपके सी टेट, टेट, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, एस टेट, सीयू सेट या एसएसबी पीजीटी तक के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं में हेल्प करेगा। ये वीडियो न केवल आपके ग्रेजुएशन बल्कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें भी हेल्प करेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल मेथड्स कौन से हैं या मेन मेथड्स कौन से साइकोलॉजी के। मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। प्रत्येक विज्ञान में उसकी कुछ विशेष सामग्री के अनुरूप अध्ययन की कुछ विशिष्ट पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। विषय सामग्री के अनुसार अध्ययन की पद्धतियां भी बदलती है। मतलब अगर सब्जेक्ट बदल रहा है तो उसका जो स्टडी मेथड है वो भी बदल जाता है। व्यवहार बिहेवियर जो होता है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, बल्कि वह दिन प्रतिदिन बदलता भी रहता है। एक पर्सन के साथ आपका बिहेवियर कुछ और रहता है तो दूसरे पर्सन के साथ आपका बिहेवियर कुछ और रहता है। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, इसलिए मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना कोई सरल काम नहीं है। बिल्कुल सही बात यहाँ पे लिखी हुई है। चूंकि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है इसलिए मनुष्य के हमारे जो पर्सनैलिटी होती है उसके आधार पे ही बिहेवियर को अध्ययन करने के लिए उनके मेथड्स होते हैं। विज्ञान के विकास के साथ साथ नई विधियों का आविष्कार हुआ है। बिल्कुल सही बात है। मनोविज्ञान में अनेक वैज्ञानिक और देखो, वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक और अर्ध वैज्ञानिक, मतलब नॉन साइंटिफिक कह सकते हैं या आधा साइंटिफिक, सेमी साइंटिफिक आप कह सकते हैं, पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ मेन मेथड्स कौन से यहाँ पे इसको बताया है। फर्स्ट है आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड, सेकंड है ऑब्जर्वेशन मेथड, थर्ड है एक्सपेरिमेंटल मेथड, फोर्थ है डेवलपमेंटल मेथड, फिफ्थ है लॉन्गिट्यूड। देखो डेवलपमेंटल मेथड में आपके आते हैं दो मेथड, लॉन्गिट्यूडनल मेथड और क्रॉस सेक्शनल मेथड। उसके बाद आता है इंटरव्यू मेथड, फिर है 6 नंबर सर्वे मेथड, केस स्टडी मेथड और फील्ड स्टडी मेथड। तो इस वीडियो में इन सारे मेथड्स के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड की। इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जिसे कि अंतर्दर्शन विधि यहाँ पे लिखा है, बट मैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड ही लेकर चलूंगी। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड को आत्मनिरीक्षण या अंतर्निरीक्षण भी कहा जाता है। इंट्रोस्पेक्शन को इंटरएक्शन मेथड भी कहा जाता है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड से तात्पर्य होता है अंदर की ओर देखना, अपने अंदर देखना और अपने अंतर मन को देखना। मतलब खुद को अंदर से देखना या अपने अंतर मन को देखना। यह एक आंतरिक इंटरनल परसेप्शन है, आप ये कह सकते हैं। आंतरिक प्रत्यक्ष मतलब इंटरनल परसेप्शन, मतलब खुद को आप अंदर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस विधि में व्यक्ति स्वयं की अनुभूतियों, भावनाओं, प्रक्रियाओं से स्वयं के अनुभव का निरीक्षण करता है। मतलब पर्सन की जो फीलिंग्स है, उसकी जो एक्सपीरियंसेस है, उनको स्टडी करता है, उनको ऑब्जर्व करता है, उनका निरीक्षण करता है। ठीक है, इस विधि का अधिकतर प्रयोग स्ट्रक्चर संरचनावाद या फिर स्ट्रक्चरिज्म स्कूल के प्रवक्ता लिखा है, जो इनके जो फाउंडर है विलियम वुंट और उनके जो स्टूडेंट है टिश्नर ने किया। बेसिकली ये जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है इसके फाउंडर विलियम वुंट और उनके सहयोगी टिश्नर हैं, आप ये कह सकते हैं। टिश्नर के अनुसार इंट्रोस्पेक्शन मनोविज्ञान का प्रवेश द्वार है। यह मनोविज्ञान की मूल विधि है। ये बेसिक मेथड है साइकोलॉजी का, ये हमेशा याद रखिएगा। आत्मनिरीक्षण विधि के द्वारा व्यक्ति अपने मेंटल स्टेट्स एवं अपने मेंटल प्रोसेसेस का अध्ययन करता है। वो अपने मेंटल स्टेट्स और मेंटल प्रोसेसेस का अध्ययन खुद ही करता है, स्वयं में ही करता है। अतः व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपने मानसिक स्थिति का अध्ययन करता है। ऐसी परिस्थिति में जिस विधि का व्यवहार करता है उसे आत्मनिरीक्षण विधि या इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहा जाता है। देखो ये कह रहा है कि पर्सन जो होता है स्वाभाविक, ये तो आपको समझ में आ गया कि मेंटल स्टेट और मेंटल प्रोसेसेस का अध्ययन वो स्वयं ही करता है। अतः स्वाभाविक रूप से अपनी मानसिक, मतलब उसके मन की क्या स्थिति है, कैसा है उसका मन, उसकी स्थिति करता है, उसकी स्टडी करता है, उसको समझने की कोशिश करता है और इसी मेथड को हम लोग इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहते हैं। लेकिन इस विधि के द्वारा प्राप्त परिणाम बदलते रहते हैं। जैसा कि कहा गया शुरुआत में ही कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से अलग होता है, तो इसलिए इसके परिणाम जो बदलते रहते हैं। अब ये कैसे बदलते रहते हैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है।
समय में परिस्थिति में संबंध में परिवर्तन होने पर व्यक्ति से मिलना काफ़ी अच्छा लगता है, आनंद मिलता मिलता था, उसी से मन दुखी होने लगता है। देखो यहाँ पे एक क्या कहते हैं, पहेली की तरह, एक पज़ल की तरह इसको एक्सप्लेन किया गया है। अब मैं इसको बताऊँगी, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगी, पहले यहाँ समझ लेते हैं क्या कह रहा है। समय में, परिस्थिति में, संबंध में परिवर्तन होने पर जिस व्यक्ति से मिलना पहले काफ़ी अच्छा लगता था, आनंद लगता था, उसी से मन दुखी होने लगता है। इसको आप जनरल इस तरह से ले सकते हैं कि आपकी किसी से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, तो पहले आपको उन लोगों से मिलना, उन फ्रेंड्स से मिलना बहुत अच्छा लगता था। बट किसी कारण से कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कोई लड़ाई हो गई, तो अब सेम वही फ्रेंड, चूँकि कॉन्टेक्स्ट बदल गया, यहाँ पे लिखा है ना, समय में, परिस्थिति में, संबंध में परिवर्तन होने पर, तो अब वही फ्रेंड उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, यही बात यहाँ पे कह रहा है। उसी से मन दुखी होने लगता है। ये इसकी पहली प्रॉब्लम है कि जब कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, रिलेशनशिप बदल जाता है, तो चीज़ें बदल जाती हैं, इसलिए इसके जो परिणाम हैं बहुत प्रभावी नहीं रह जाते हैं। दूसरी इसकी समस्या है कि सभी व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएँ एक समान नहीं होती, बिल्कुल इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो भाई एक पर्सन दूसरे तरह से बिहेवियर करता है, सेम सिचुएशन में एक पर्सन दूसरे तरह से बिहेवियर करता है, दूसरा पर्सन दूसरे तरह से बिहेवियर करता है। आप किसी शादी में जाते हैं, तो आपने देखा होगा इतने सारे लोग रहते हैं, अलग-अलग लोग अलग-अलग तरह से बिहेवियर करते हैं। तो यहाँ पे इसी की बात हो रही है कि एक पर्सन सभी व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएँ एक समान नहीं होती। एक पर्सन दूसरे तरह से बिहेव करता है, दूसरा पर्सन दूसरे तरह से बिहेव करता है। जिस व्यक्ति से मुझे बात करना अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं कि दूसरे व्यक्ति का भी यही राय, बिल्कुल सही बात है। हाँ, अगर मेरा कोई फ्रेंड है तो तीसरा पर्सन भी उसका फ्रेंड हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी टॉपिक पे हम लोगों में सहमति है, तो किसी तीसरे पर्सन में उस टॉपिक में सहमति नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्राप्त परिणाम पर विश्वास करना सही नहीं होता। अतः यह जो विधि है सब्जेक्टिव और पर्सनल होती है, और इससे प्राप्त परिणाम विश्वसनीय नहीं होने के कारण अवैज्ञानिक है, नॉन साइंटिफिक है। अतः इस विधि की सीमाएं हैं और वो एवं गुण और दोष हैं, इसका अध्ययन करना आवश्यक है। ठीक है, ये इसके बारे में सार तत्व था, और मुझे लगता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड की। देखो हिंदी में निरीक्षण अथवा प्रेक्षण विधि लिखा है। मेरी जो हिंदी का प्रोनाउंसिएशन है ना, कभी-कभी ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं हिंदी में नहीं बोल रही हूँ, मैं इंग्लिश में ही ऑब्जर्वेशनल मेथड बोल रही हूँ, ठीक है? क्योंकि वो गलत हो जाता है, गलत बोलने से अच्छा है कि आप ना बोलें। फिर भी ये निरीक्षण अथवा प्रेक्षण विधि। उपयुक्त अंतर्दर्शन विधि में व्यक्ति अपने मनोभावों का स्वयं अध्ययन करता है, और निरीक्षण विधि में व्यक्ति दूसरे की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। देखो इंट्रोस्पेक्शन मेथड में पर्सन क्या था, अपने जो मेंटल स्टेट था और उसकी जो फीलिंग्स थी, उसका वो निरीक्षण, उसका ऑब्जर्वेशन वो खुद ही करता है। बट ऑब्जर्वेशन मेथड में व्यक्ति दूसरों के मेंटल प्रोसेसेस का अध्ययन करता है। अवलोकन शब्द अंग्रेजी के ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है देखना, देखना या फिर निरीक्षण करना। कार्य कारण का मतलब होता है कॉजन रिलेशनशिप, ठीक है। कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंध को जानने के लिए घटनाओं को के ठीक उसी रूप से, या घटनाओं को ठीक उसी रूप से देखना और उनका ऑब्जर्वेशन करना, आलेखन करना, अवलोकन करना ही ऑब्जर्वेशन कहलाता है। देखो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि किसी घटना के पीछे का क्या कारण है, इस बात को समझना, और उन कारण की और घटना के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उनके बीच संबंध को समझने को ही ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। यंग का एक डेफिनेशन है, अवलोकन आंखों द्वारा विचार पूर्वक अध्ययन की प्रणाली के रूप में काम में लाया जाता है, जिससे कि सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ संपूर्णता की रचना करने वाले पृथक इकाइयों का अध्ययन किया जा सके। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि ऑब्जर्वेशन इज अ सिस्टमैटिक एंड डेलिब्रेट स्टडी through the eye of spontaneous occurrence at the time then occur. The purpose of observation is to perceive the nature and extent of significant interrelated elements within the complex social phenomena, cultural pattern of human conduct. ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है कि जो डेफिनेशन थी उसका अर्थ क्या है। उपयुक्त परिभाषा से यह तो स्पष्ट होता है कि निरीक्षण एक क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक तथा प्रशासित अध्ययन है, मतलब कि जिसको एम्प्लॉय किया जाता है, जिसमें घटना का ज्ञान आंखों द्वारा किया जाता है। घटना का ज्ञान आंखों से मतलब कि हम जो देख रहे हैं उसको हम समझ रहे हैं, उस घटना को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं।
निरीक्षण सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ऑब्जर्वेशन जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है, इसीलिए कह रहा है कि ये उद्देश्यपूर्ण होता है। आप बिना किसी कारण से किसी को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, ठीक है। थर्ड है, व्यक्ति की मानसिक स्थिति का अध्ययन उसकी क्रियाओं के निरीक्षण द्वारा होता है। ये बिल्कुल सही बात है। अभी दिमाग में एक आ रहा होगा कि भाई अगर आंखों द्वारा ऑब्जर्वेशन होता है तो किसी के मन में क्या चल रहा है ये हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति का अध्ययन उसकी क्रियाओं से होता है। तो किसी के मन में क्या चल रहा है, वो जैसा व्यवहार करता है उसके आधार पे उसको ऑब्जर्व करके हम लोग एक अंदाजा लगाते हैं कि इसके दिमाग में, इसके मन में क्या चल रहा होगा। निरीक्षण के बाद निरीक्षणकर्ता संदर्भित व्यवहार का अभिलेखन करता है। अभिलेखन करने का मतलब होता है कि ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो ऑब्जर्वर होता है, वो पर्सन जो बिहेवियर कर रहा है, जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है, उसके व्यवहार को बहुत अच्छे से एक चार्ट बना लेता है, एक ग्राफ बना लेता है। उसका जो भी इनपुट रहता है उसके बिहेवियर का, उसको बहुत अच्छे से लिख लेता है। जिसमें देखो यहाँ पे क्या क्या इनपुट, जैसे मैंने बोला उसमें समय, समय अवधि, आवृत्ति, हाव भाव आदि ज्यों का त्यों लिखता है। मतलब उस समय वो कैसा, क्या टाइम था, कैसा व्यवहार कर रहा था, उसका क्या गेस्चर था। हाव भाव का मतलब होता है गेस्चर, उसका क्या गेस्चर था, ये सारी चीज़ें बहुत केयरफुली लिख लेता है। उसके पश्चात आंकड़ों को संक्षेप में वर्गीकरण कर व्याख्या व विश्लेषण करता है। पूरे आंकड़ों को, पूरा जो डेटा होता है उसको अच्छे से जोड़ लेता है, उसको अच्छे से लिख लेता है, कलेक्ट कर लेता है और फिर उन डेटा का एनालिसिस करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड, देखो एक्सपेरिमेंटल मेथड प्रयोगात्मक विधि से व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन एक नियंत्रित वातावरण के अंतर्गत किया जाता है। प्रयोग एक प्रकार का निरीक्षण है जो नियंत्रित वातावरण में किया जाता है। एक्सपेरिमेंट इज एन ऑब्जर्वेशन अंडर द कंट्रोल सिचुएशन। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा एक्सपेरिमेंट भी ऑब्जर्वेशन है, नहीं। एक्सपेरिमेंट आप पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। तो इसलिए आप इसको पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन नहीं कह सकते, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में सामने वाला पर्सन जो बिहेव कर रहा है, जो ऑब्जर्वर होता है, उसको बस खाली उसको नोटिस करना होता है। बट एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपेरिमेंटी होता है, जो या फिर जो आप कह सकते हैं रिसर्चर होता है, उसके भी कोई ना कोई रोल होता है। जबकि ऑब्जर्वेशन में जो ऑब्जर्वर होता है उसका कोई रोल नहीं होता, उसको बस बस जो भी घटनाएं चल रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करके उनके उस डेटा को केयरफुली लिखना होता है। मतलब वो एक्टिवली किसी भी ऑब्जर्वेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो किसी भी एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, जबकि एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। इस विधि में प्रयोगकर्ता प्राणी की क्रियाओं को प्रभावित करने वाले तत्व फैक्टर्स को नियंत्रित करता है। देखो मैंने कहा ना, इसमें क्या होता है, रिसर्चर जो होता है कुछ ना कुछ अपना अपना रोल प्ले करता है। तो अभी ये क्या कर रहा है कि वो प्राणी की क्रियाओं को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मतलब जिससे आप कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट या पर्सन का बिहेवियर प्रभावित हो सकता है। ठीक है, यह स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली प्राणी के व्यवहारों का इंतजार नहीं करता, बल्कि प्रयोगशाला में कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है जिससे प्रभावित होकर प्राणी व्यवहार करने लगे और व्यवहारों का निरीक्षण करके निश्चित विश्वसनीय निष्कर्ष प्राप्त कर सके। मैंने जो बताया यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा है, मुझे लगता है आप समझ भी गए होंगे। प्रयोगकर्ता जानता है कि प्राणी का व्यवहार वातावरण से प्रभावित होता है। वातावरण में किसी भी तरह से परिवर्तन होने पर प्राणी अभियोजन के लिए व्यवहार करना प्रारंभ करता था। इस प्रकार प्रयोगकर्ता इस विचार से अनुकूल इस किसी परिवर्तन यानी वेरिएबल या उत्तेजना को चुन लेता है। देखो ये लाइन ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है। अच्छा, बीच में मेरी जो वॉइस है थोड़ी सी गड़बड़ हुई होगी, तो उसको अवॉइड करना, इस चीज़ को थोड़ा सा लाउड करके सुन लेना। जो मैंने शुरुआत में बताया उसका रीज़न ये है कि मैं अपना माइक पहनना भूल गई थी और मैंने अभी वो माइक ऐड कर लिया है। चूँकि मैं इसके पहले बहुत लंबा डिस्कस कर चुकी हूँ, तो दोबारा से वो सारी चीज़ें डिस्कस करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए आप आगे के जो था मैंने पॉइंट्स बताया उसको थोड़ा सा लाउड कर लीजिएगा और इसमें आप नॉर्मल हो जाइए, मतलब वॉइस को थोड़ा सा लो कर सकते हैं। ठीक है, अब आप फिर से उसको बात करते हैं। तो यहाँ जो लिखा है ना, प्राणी का व्यवहार वातावरण से प्रभावित होता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। वातावरण में किसी भी तरह से परिवर्तन होने पर प्राणी अभियोजन के लिए व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है। देखो अभियोजन के लिए व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है। मतलब जो एटमॉस्फेयर रहता है, जब उसमें किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन होता है, तो जो सब्जेक्ट होता है वो उसके साथ एडजस्ट करने के लिए वापस से कोशिश करना शुरू कर देता है। इस प्रकार प्रयोगकर्ता इस विचार के अनुकूल किसी वेरिएबल या उत्तेजना को चुन लेता है। तो वेरिएबल या उत्तेजना को चुन लेता है का मतलब कि
जो जिस चीज़ से, जिस घटना से, जिस वेरिएबल से या जिस स्टिमुलस से पर्सन का बिहेवियर प्रभावित हो रहा है, वो उसको चुन लेता है किसके लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं। किसी परिवर्त्य, इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं तो आप लोग को दिख रहा होगा। किसी परिवर्त यानी वेरिएबल, ठीक है, किसी वेरिएबल, मैं शब्द लेके चलती हूँ, उत्तेजना लिखा है स्टिमुलस, लेकिन हम लोग वेरिएबल लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा सटीक वर्ड है एक्सपेरिमेंट मेथड के लिए। तो किसी वेरिएबल के अंतर्गत वह प्रयोग करता है, उसे स्वतंत्र ठीक है, देखो स्वतंत्र चर जो लिखा है परिवर्त्य, इसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है, उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जिस वेरिएबल के अंतर्गत, मतलब कि जो मेन, जिसका इफेक्ट सब प्रयोगकर्ता जो है सब्जेक्ट के ऊपर देखना चाहता है, उसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इस स्वतंत्र चर के अनुकूल प्राणी की क्रियाएं स्वाभाविक रूप में हो, उसके लिए प्रयोगकर्ता प्राणी के व्यवहार को परिवर्तन करने वाले अन्य तत्वों को स्थिर रहता है। देखो, इसका कहने का मतलब है कि जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर केवल और केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्वतंत्र चर का प्रभाव हो, इसके लिए वो बाकी के जो एटमॉस्फेयर होता है, जो सिचुएशन होता है, जो एक्सपेरिमेंट कंडीशंस होती हैं, उनको कंट्रोल करके रखता है। कौन रखता है, एक्सपेरिमेंटी रखता है, या जो रिसर्चर होता है वो रखता है। ठीक है, यही बात यहाँ पे ये कह रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ी सी हिंदी अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो तो मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए मेरी हर एक बात पे बहुत अच्छे से गौर करिएगा। इसलिए इन तत्वों को, फैक्टर्स को कांस्टेंट वेरिएबल्स कहा जाता है। जिनको हम स्थिर करके रखते हैं उनको क्या कहते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, इस कांस्टेंट वेरिएबल्स को नियंत्रित, परिवर्तित या कंट्रोल्ड वेरिएबल भी कहते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्वतंत्र चर के अनुकूल प्रयोगकर्ता इन तत्वों को नियंत्रित परिवर्तन के द्वारा वातावरण को नियंत्रित करता है, अतः नियंत्रित वातावरण में स्वतंत्र चर के द्वारा प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, उन्हें डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। तो ये फिर से मैं बता दे रही हूँ, अतः नियंत्रित वातावरण में स्वतंत्र, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा प्राणी के व्यवहार में जो भी परिवर्तन होते हैं उन्हें डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। तो आईवी का इफेक्ट देखा जाता है किसके ऊपर, डीवी पर। यही होता है एक्सपेरिमेंट मेथड। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 3 प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, किसी भी प्रयोग में, एक्सपेरिमेंट में 3 प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं। पहला होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कौन होते हैं मैं बता दिया। सेकेंड होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके ऊपर प्रभाव दिखाया जाता है। एंड थर्ड होता है कंट्रोल वेरिएबल या कंस्टेंट वेरिएबल, जिन्हें कि पूरे एक्सपेरिमेंट पे कंट्रोल करके रखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्वतंत्र परिवर्ती उत्तेजक स्टिमुलस से संबंधित होता है, जिसको प्रयोगकर्ता स्वेच्छानुसार प्रस्तुत करता है। तो आईवी जो होता है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होता है जो कि मेन स्टिमुलस से जुड़ा होता है, या जिसके कारण प्रयोगकर्ता जो होता है उसका व्यवहार करता है, या जिससे जो सब्जेक्ट होता है प्रभावित होता है। तो यही कह रहा है कि ये जो होता है स्टिमुलस से जुड़ा होता है, स्टिमुलस से संबंधित होता है, जिसको जो रिसर्चर होता है अपने हिसाब से प्रस्तुत करता है, मतलब कि उसको जैसे प्रेजेंट करना होता है सब्जेक्ट के सामने वो वैसे प्रेजेंट करता है। सेकंड होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल आश्रित परिवर्तित उन परिवर्तनों, चेंजेस को कहते हैं जो स्वतंत्र से उत्तेजित स्टिमुलेट होकर प्राणी वातावरण में समायोजन के लिए करता है। डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर रिस्पॉन्सेस ऑफ द सब्जेक्ट कॉज बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इन्हें आश्रित परिवर्तन इसलिए, या फिर इन्हें डिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनकी उत्पत्ति स्वतंत्र चर पर निर्भर करती है। ठीक है, ऐसे परिवर्तित प्रयोज के व्यवहार होते हैं जो स्वतंत्र परिवर्तन के फलस्वरूप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसके लिए इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझिए। सपोज लाइट का कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिसमें लाइट का यूज़ किया जा रहा है। तो लाइट को कितना देना है, कब देना है, कैसे देना है, ये किस पे डिपेंड होता है। लाइट हो गया आपका आईवी, और इसका क्या इफेक्ट होता है हमारी आंखों पर, या इसका क्या रिएक्शन देता है कौन, सब्जेक्ट, ये हो गया डीवी। तो सब्जेक्ट का जो रिएक्शन होगा वो डीवी होगा। तो लाइट सपोज किसी एक्सपेरिमेंट में बहुत तेज़ दी जाती है, तो क्या होगा, जो सब्जेक्ट होगा तुरंत अपनी आंखों पर हाथ रख लेगा। तो ये हो गया रिएक्शन। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हो गया, उसका जो व्यवहार है वो डीवी हो गया। और आईवी क्या हो गया, अब जो आईवी जो रिसर्चर होता है वो अपने हिसाब से दे रहा है, वो कभी लाइट तेज़ दे रहा है, कभी लाइट धीमा दे रहा है, कभी लाइट दे ही नहीं रहा है। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि इसको जो रिसर्चर होता है अपने हिसाब से प्रेजेंट करता है। और डीवी टोटली डिपेंड किसके ऊपर करता है, आईवी के ऊपर।
तो यही ओवरऑल जो मैंने समझाया, यही ओवरऑल इसका जो सारांश है यही है। ठीक है, अब बात करते हैं कंट्रोल वेरिएबल्स की। कंट्रोल वेरिएबल्स वो वेरिएबल है जैसे कि मान लो येलो कलर की लाइट है आपका IV, ठीक है, और वह प्रयोज्य का व्यवहार क्या हो गया, DV हो गया। अब उसमें येलो कलर की लाइट अगर कहीं से आ गई या कोई भी दूसरी लाइट आ गई या हल्की सी भी लाइट आ गई तो क्या होगा, इससे जो आपका जो मेन एक्सपेरिमेंट है वो खराब हो जाएगा। क्योंकि भाई IV तो आपका लाइट है, तो अगर कोई और लाइट आने लगेगी तो उससे भी जो प्रयोज्य का व्यवहार है, जो सब्जेक्ट का बिहेवियर है वो प्रभावित होगा। हो सकता है उस लाइट को भी देख करके वो अपनी आंखों पे रखे या उस लाइट के प्रति भी वो रिएक्शन करे। तो उन बाकी पूरे एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करके रखना, कोई दूसरी लाइट कमरे में प्रवेश ना कर सके, उसको कंट्रोल करके रखना को ही क्या कहा जाता है, कंट्रोल वेरिएबल या कांस्टेंट वेरिएबल। मुझे लगता है आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, इससे परिवर्त या कंट्रोल वेरिएबल्स वे तत्व हैं, वो फैक्टर्स हैं जो स्वतंत्र चर के समान है। जैसे मैंने समझाया ना कि लाइट मान लो IV है तो उससे मिलती जुलती सारी लाइट्स वो क्या समझेगा, IV ही समझेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि IV यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के समान है और उनको नियंत्रण नहीं होने पर प्राणी की क्रियाओं के प्रेरक हो जाते हैं। मतलब प्राणी उनके प्रति भी बिहेवियर करने लगता है, जो सब्जेक्ट होता है उनके प्रति भी रिस्पॉन्स करने लगता है। इसीलिए प्रयोगकर्ता इन तत्वों को कांस्टेंट रखता है और उन्हें नियंत्रित करके रखता है, जिससे वो प्राणी की क्रियाओं के प्रेरक न हो, मतलब प्राणी उसके प्रति क्रिया न कर सके और केवल परिवर्त यानी जो मेन IV है उसके प्रति ही रिएक्शन दे। अब आगे बढ़ते हैं। मैकगुइन का एक डेफिनेशन है, उनका कहना है कि वर्तमान समय में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की परिभाषा में किन्हीं विशेष क्षेत्रों का समावेश नहीं है, परंतु सामान्य रूप से वैज्ञानिक विधि का तथा विशेष रूप से प्रयोगात्मक विधियों का अध्ययन है। द प्रेजेंट ट्रेंड इज टू डिफाइन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी नॉट इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक कंटेंट एरियाज but rather as a study of scientific methodology generally and the methods of experimentation in particular। देखिए जो डेफिनेशन है वो एम्सुगुइन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और मैथोलॉजिकल अप्रोच नाम की बुक से, जो कि 1969 में पब्लिश की गई थी, से ली गई है। अब आगे बढ़ते हैं डेवलपमेंटल मेथड्स के बारे में। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और छोटा, ठीक है चलो। डेवलपमेंटल मेथड विकासात्मक विधियों की सहायता से मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, डेवलपमेंटल मेथड्स के थ्रू ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है। इन विधियों से बालक के जन्म से लेकर उन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है जहाँ तक उस बालक का शारीरिक व मानसिक विकास होता है। व्यवहार और व्यक्तित्व के विभिन्न विकासात्मक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए कई विधियां हैं। इन विधियों में से दो विधियां जो हैं, जो मेथड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा चर्चित हैं, इसलिए इन दो मेथड्स को यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। फर्स्ट होता है लॉन्गिट्यूडनल मेथड एंड सेकंड है क्रॉस सेक्शनल मेथड। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल मेथड एंड क्रॉस सेक्शनल मेथड है, ये दोनों ही डेवलपमेंटल मेथड्स के अंतर्गत आते हैं। सपोज ये कभी क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैंडन कहते हैं, यह एक ऐसी शोध विधि है जिसमें वैज्ञानिक व्यक्तियों के एक ही समूह का अध्ययन विभिन्न वैज्ञानिक व्यक्तियों, जिसमें वैज्ञानिक के व्यक्तियों नहीं, मैंने गलत बोला, फिर से इसको समझते हैं। जैंडन के अनुसार ये एक ऐसी शोध विधि है जिसमें वैज्ञानिक व्यक्तियों के एक ही समूह का अध्ययन भिन्न भिन्न समयों पर उनके व्यवहार एवं उनके गुणों में होने वाले परिवर्तन के आधार पर करता है। ये लॉन्गिट्यूडनल मेथड के बारे में बात हो रहा है। द लॉन्गिट्यूडनल मेथड involves a research approach in which the scientist studies some individual at different points in their lives, nothing the changes that occur in behavior and characteristics over time। Jayden Human Development 1989। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल मेथड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। लॉन्गिट्यूडनल मेथड या दीर्घकालीन विधि में बालकों के एक ही समूह का अध्ययन दीर्घ समय तक चलता रहता है। इस विधि में एक ही आयु स्तर के बालकों के समूह को चुना जाता है। इसी समूह के बालकों की आयु बढ़ने के साथ साथ उनकी मानसिक, सांवेगिक तथा शारीरिक योग्यता के विकास क्रम का निरीक्षण व एवं मापन किया जाता है। उदाहरण था, पहले इस बात को मैं क्लियर कर देती हूँ, फिर मैं आगे ये एग्जाम्पल दिया उसको एक्सप्लेन करूंगी। देखो यहाँ पे लिखा है लॉन्गिट्यूडनल मेथड में बालकों के एक ही समूह पर, इतना तो अब तक समझ में आ गया होगा कि ग्रुप एक ही रहता है, बट थोड़े मान लो ये मैं एक लाइन इस तरह से बना देती हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है,
थोड़ा यहाँ पे क्या बनाऊँ, चलो इधर ही देख लो, ऊपर लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में लिखा है। तो सपोज ये 1 ईयर हो गया, ठीक, ये 2 ईयर हो गया, ये 3 ईयर हो गया, ठीक, ये 4 ईयर हो गया, ये 5 ईयर हो गया। अब इसको थोड़ा सा 5 से इसको बढ़ा देते हैं, इसको 10 कर देते हैं, इसको फिर 15 कर देते हैं, 15 ईयर, ठीक है। तो अब ग्रुप क्या है, मान लो यहाँ पे 5 बच्चों का ग्रुप है, यहाँ पे करते हैं 5 बच्चों का ग्रुप है, तो इन्हीं 5 बच्चों को 1 ईयर में अप्लाई किया, इसी ग्रुप को सेकेंड ईयर में भी अप्लाई किया, इसी ग्रुप को थर्ड ईयर में भी अप्लाई किया, इसी ग्रुप को फोर्थ ईयर में भी अप्लाई किया, इसी ग्रुप को फिफ्थ ईयर में भी अप्लाई किया। मतलब 5 बच्चों के इसी ग्रुप को क्या किया, उसको उसी इन्हीं बच्चों के ग्रुप को अलग अलग समय पर लिया गया, ठीक है। तो यही कह रहा है, एक ही समूह का अध्ययन दीर्घ समय तक चलता रहता है। अब देखो, दीर्घ समय तक चलता रहता है तो वो क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है, किस चीज़ पर स्टडी किया जा रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये उतने समय तक मतलब चलता रहेगा। इस विधि में एक ही मतलब, लेकिन ये क्लियर है कि ये लंबे समय तक चलता रहेगा, ठीक है। एक ही आयु स्तर, अब देखो मैंने जो 5 बच्चों का ग्रुप बताया, तो उनका जो एज का लेवल रहेगा, मतलब 1 साल के बच्चों को लिया जा रहा है तो पाँचों 1 साल के ही बच्चे रहेंगे। एक जेंडर को लिया जा रहा है तो पाँचों एक जेंडर, मतलब मेल लिया जा रहा है तो मेल बच्चे ही रहेंगे, या फीमेल पे स्टडी करना है तो फीमेल बच्चे ही रहेंगे, ठीक है। कि बालकों के समूह को चुना जाता है, इसी समूह के बालकों की आयु बढ़ने के साथ साथ उनके मानसिक, सामूहिक और शारीरिक योग्यता विकास क्रम का निरीक्षण एवं मापन किया जाता है। अब अब जो उदाहरण था मैंने एग्जाम्पल दिया, उसको बारे में बात करते हैं। अध्ययनकर्ता 6 से 9 वर्ष तक के बालकों के संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन करना चाहते हैं। मैंने बताया ना कि अब किस चीज़ का अध्ययन हो रहा है, किस बात पे अध्ययन हो रहा है, किस चीज़ को स्टडी किया जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है कितने लंबे समय तक चलता रहेगा। तो वो 6 से 9 वर्ष तक के बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन करना चाहता है, तो उन्हीं बालकों का 6 वर्ष की आयु में परीक्षण किया जाएगा, ठीक है। फिर 6.5 वर्ष की आयु के, जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे वही बात करा, और उनके संज्ञानात्मक विकास के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करके एक निष्कर्ष निकाला जाएगा। क्योंकि इस विधि में बच्चों का एक ही समूह रहता है, तो सैंपल संबंधी त्रुटियां होने की संभावना नहीं रहती हैं। सैम्पलिंग से रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं, उसको मैं बाद में डिस्कस कर दूंगी, किसी और वीडियो में डिस्कस कर दूंगी। अब बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल मेथड की, समकालीन विधि, अध्ययन विधि की। समकालीन विधि या क्रॉस सेक्शनल मेथड ये जो है लॉन्गिट्यूडिनल मेथड से एकदम डिफरेंट है, बिल्कुल विपरीत है। इस विधि के अंतर्गत समस्या से संबंधित समूह को चुन लिया जाता है। उसके बाद एक ही आयु अथवा एक ही आर्थिक स्तर को ध्यान में रखकर समूह का चयन किया जाता है। उदाहरणतः 6 से 9 साल तक की आयु के कुछ मानसिक प्रत्ययों का अध्ययन करना है, मतलब कुछ मेंटल कॉन्सेप्ट का अध्ययन करना है, तब हम 6 से 9 साल तक के हर आयु, यहाँ पे वायु लिखा है, मैं भी वायु पढ़े, हर आयु के 6, 7, 8 और या फिर 100 बच्चे अर्थात 400 बच्चों का एक सैम्पलिंग विधि से चयन करेंगे। उसके बाद उनका अध्ययन करेंगे। इस तरह विभिन्न आयु वर्ग की तुलना की जा सकती है। इस प्रकार शारीरिक मानसिक विकास का अध्ययन किया जा सकता है। अब सपोज जैसे यहाँ पे दिया तो नहीं, वहाँ पे हम लोगों ने सांवेगिक इमोशनल इंटेलिजेंस का, इमोशनल था ना, सांवेगिक संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हुई। तो मान लो यहाँ पे हम लोग को इंटेलिजेंस का देखना है। यहाँ पे जो रिसर्च हो रहा है वो इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए हो रहा है कि किस आयु के बच्चों का इंटेलिजेंस कितना रहता है। ये थोड़ा गड़बड़ दिखा रहा है, इसको मैं नहीं लिखती हूँ, ठीक है। तो इंटेलिजेंस को मेज़र करना है, तो 100 बच्चों का एक सैंपल रहेगा। यहाँ पे देखो लिखा है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कौन कौन से एज के बच्चों को लेते हैं और कहाँ कैसा अध्ययन करना है, कंपैरेटिव स्टडी करना है या फिर डायरेक्ट एज ग्रुप के हिसाब से करना है। तो 3, 4, 9 डिपेंड करता है कि सब जो रिसर्चर है कैसा लेता है। तो ये जैसा लिखा है मैं उसको ही अगर लेके चलूँ तो 6 से 9 साल के बच्चों का ले लिया गया, मतलब एज ग्रुप के बच्चों को ले लिया गया। उसके बाद 7, 8 के उम्र के या एज के बच्चों को भी ले लिया गया। इस तरह से करके 100 से लेकर के 400 बच्चों का एक सैंपल जुटाया गया। देखो ये इक्वल रहेंगे, ऐसा नहीं है कि 10 बच्चे या 50 बच्चे 6 साल के हैं तो 40 बच्चे 9 साल के हैं, ऐसा नहीं होता है। ये इक्वली लिया जाता है।
400 बच्चों की सैम्पलिंग है तो इक्वली सारे बच्चों को लिया गया। उसके बाद सैम्पलिंग मेथड्स का यूज़ करके उनको जो रिसर्च है उसमें एम्प्लॉय किया गया, उनको एम्प्लॉय किया गया का मतलब उनके ऊपर जो रिसर्च है उसको किया गया। तो इस तरह से उनके मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। इसको क्रॉस सेक्शनल मेथड कहा जाता है। अब बात करते हैं इंटरव्यू मेथड की। तो इंटरव्यू मेथड साक्षात्कार को अंग्रेजी में इंटरव्यू का नाम दिया जाता है, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, इंटर और व्यू। जहाँ प्रथम शब्द इंटर का अर्थ है आंतरिक तथा द्वितीय शब्द व्यू का अर्थ है अवलोकन करना, तो इसको हिंदी में कहेंगे आंतरिक अवलोकन करना। सामान्य अर्थ में साक्षात्कार से तात्पर्य एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति से वार्तालाप के द्वारा उसकी योग्यता, ज्ञान आदि की जानकारी प्राप्त करना। मुझे लगता है इंटरव्यू मेथड को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंटरव्यू मेथड से ही समझ में आ रहा होगा, बट मैं फिर भी इसको समझाऊंगी। डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर भी जाएंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अन्य शब्दों में साक्षात्कार का अर्थ नियोजित ढंग से कुछ तथ्यों अथवा घटनाओं की आंतरिक विशेषताओं को ज्ञात करके उनके बीच पाए जाने वाले कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को ज्ञात करना होता है। अन्य शब्दों में साक्षात्कार का अर्थ नियोजित ढंग से मतलब प्लान करके कि क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, किन फैक्ट्स पर बात करने हैं, किन घटनाओं के बारे में बात करने हैं, उनको अच्छे से लिख करके उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बना के उनके बीच कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इस विधि में कम से कम 2 व्यक्ति आवश्यक रूप से होते हैं, जिसमें एक अध्ययनकर्ता और दूसरा सब्जेक्ट होता है। करलिंगर का एक डेफिनेशन है, साक्षात्कार एक आमने सामने वाली अंतर्वैयक्तिक भूमिका अर्थात परिस्थिति है जिसमें एक व्यक्ति साक्षात्कार करता, दूसरा व्यक्ति जिसका साक्षात्कार किया जा रहा है उत्तरदाता से उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहता है जिनकी रचना संबंधित शोध कार्य की समस्या के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई है। The interview is a face-to-face interpersonal role situation in which one person, the interviewer, asks a person being interviewed, the respondent, the question designed to obtain answer pertinent to the responses of the research problems। मनोविज्ञान इस विधि का प्रयोग स्वतंत्र रूप से सहायक विधि के रूप में भी किया जाता है। इस विधि का प्रयोग किसी समस्या के संदर्भ में या किसी समस्या के संबंध में प्राथमिक सूचना एकत्र करने के लिए किया जाता है। मतलब कोई घटना घटी है तो नॉर्मली जो रिसर्चर है वो जा करके जो लोग उस घटना से प्रभावित हुए उनसे शुरुआत के कुछ फैक्ट्स जुटा सकता है, बट अगर कोई गहरी बात जाननी हो तो इसको प्लान करके कुछ फैक्ट्स को से रिलेटेड क्वेश्चन बना करके भी किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में लिखा है, टाइप्स के बारे में लिखा है। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू मेथड, संरचित साक्षात्कार या प्रमाणिक साक्षात्कार विधि, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू। संरचित साक्षात्कार या स्ट्रक्चर्ड में इंटरव्यू लेके चलते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू विधि में पहले ही निर्धारित प्रश्नों की एक सूची की सहायता से प्रयोजकों से संपर्क स्थापित कर साक्षात्कार लिया जाता है। इसमें अनुसूची की शब्दावली, भाषा आदि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, इसलिए नियंत्रित अथवा औपचारिक साक्षात्कार जिसे कि फॉर्मल भी कहा जाता है, इसे फॉर्मल भी कहा जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य एक रूपता बनाए रखना होता है जिसमें प्राप्त अंतरों को वैज्ञानिक आधार पर श्रेणीबद्ध करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अब सेकंड बात करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और अनस्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू, जिसे कि असंरचित साक्षात्कार या अप्रमाणिक साक्षात्कार कहा जाता है। असंरचित, देखो यहाँ पे असंरचित लिखा है, मैं इसको अनस्ट्रक्चर्ड ही बोलती हूँ। अनस्ट्रक्चर्ड जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। उत्तरदाता से मतलब जो लोग आंसर कर रहे हैं उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए जो इंटरव्यूअर होता है वो फ्री होता है, वो कोई भी किसी भी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछ सकता है। इसी कारण से इसे अनकंट्रोल्ड और इनफॉर्मल साक्षात्कार या इंटरव्यू भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जो पर्सन जो कि इंटरव्यू दे रहा है वो उससे जो इंटरव्यूअर होता है वो सिचुएशंस के हिसाब से या अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, इस प्रकार के साक्षात्कार में संरचित मतलब स्ट्रक्चर्ड के विपरीत अपोजिट, बिना किसी पूर्व मतलब कोई, कहने के बाद ये है कि बिना किसी पहले से कोई क्वेश्चंस बनाए नहीं जाते हैं और डायरेक्ट उनसे कोई भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। यहाँ पे लिखा है कुछ मुख्य प्रश्न पूछता है और उत्तरदाता इन प्रश्नों के उत्तर देता है। इस विधि में उत्तरदाता उन प्रश्नों के उत्तर देता है। इस विधि में प्रयोजक को समझने का अधिक अवसर प्राप्त होता है।
अधिक अवसर प्राप्त होता है, का मतलब कि उससे जो चूँकि क्वेश्चंस अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट पर नहीं होते, इसलिए जो इंटरव्यूअर होता है वो क्वेश्चंस को आराम से समझ करके, सोच करके आंसर कर सकता है। अब देखो, इसको 4 भागों में बांटा गया है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। फोकस्ड इंटरव्यू, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की बात हो रही है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। फोकस्ड इंटरव्यू, क्लिनिकल इंटरव्यू, नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू और 4th होता है इंटरव्यू रिपीटेटिव इंटरव्यू। मुझे लगा ये क्वेश्चंस लिखा होगा, बट ये इंटरव्यू ही लिखा है। आगे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और लिखा था। उपयुक्त 4 प्रकार के अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का प्रयोग किसी विशेष परिस्थिति में ही किया जाता है। कह रहा है कि ये जो चारों लिखा हुआ है, 4 टाइप्स के जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हैं, ये सिचुएशंस के हिसाब से इन क्वेश्चंस को, इस तरह के जो इंटरव्यू हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फोकस्ड इंटरव्यू, अगर मैं इसको समझा दे रही हूँ थोड़ा सा। फोकस्ड इंटरव्यू, जैसे कि आप देखे होंगे खेल के मैदान में जो खिलाड़ियों से, जो क्रिकेटर्स होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, उनसे एट द एंड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो कैप्टन हो चाहे मेन पर्सन हो, मतलब जो हाईलाइटेड पर्सन होता है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर इस तरह के फोकस इंटरव्यू का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो मैच के ऊपर होते हैं और ये स्ट्रक्चर्ड नहीं होते हैं, जो इंटरव्यूअर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए इसको फोकस इंटरव्यू कहते हैं। क्लिनिकल इंटरव्यू किसी क्लिनिकल सेटिंग में ही पूछा जाता है, जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर पूछ सकता है। डॉक्टर नॉर्मली जो पेशेंट की जो बीमारी होती है, जो प्रॉब्लम होती है, उसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछता है। तो ये भी स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है कि भाई क्या बीमारी आने वाली है तो क्या क्वेश्चन पूछना है। तो डॉक्टर जैसी बीमारी रहती है उसके बेस पे क्वेश्चन पूछता है। नॉन डायरेक्टिव मतलब कि इनडायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मीटिंग्स में, बिजनेस मीटिंग हो गई या बड़े बड़े जैसे मीटिंग्स होती हैं, चाहे आपकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स हो, तो इसमें इन नॉन डायरेक्टिव को इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यह है इंटरव्यू रिपीटेटिव इंटरव्यू। तो कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि रिपीट, मतलब पहले का जो इंटरव्यू हुआ था, पहले का जो साक्षात्कार हुआ था, उस साक्षात्कार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसे इंटरव्यू रिपीटेटिव इंटरव्यू कहा जाता है। और ये जो है ना कि ये भी अनस्ट्रक्चर्ड इसलिए होता है कि अब उसमें से उस इंटरव्यू के बेस पे जो इंटरव्यूअर होता है वो सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन पूछ ले कहा नहीं जा सकता, इसलिए ये अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। अब आगे बात करते हैं सर्वे मैथड। सर्वे मैथड सर्वेक्षण शब्द अंग्रेजी के सर्वे शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो 2 शब्द शोर अथवा शोर, ओवर तथा वेयर और व्योर टू सी से लेकर के बना है। ठीक है, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। देखो, ये सर्वे शोर जिसको ओवर कहा जाता है, और वेरे जो कि व्योर टू सी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ऊपर देखना अथवा निरीक्षण करना, अर्थात किसी घटना अथवा स्थिति को ऊपर से देख करके अवलोकन करना। मतलब कोई घटना जिसको हम ऊपर से देखते हैं, उसके डीप में नहीं जाते हैं, उसके मेन कॉज को समझने की कोशिश नहीं करते, बस ये जानने की कोशिश करते हैं कि घटना घटी क्यों, तो इसको सर्वे मेथड कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मनोविज्ञान का क्षेत्र विस्तृत है, अर्थात कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण बहुत बड़े समुदाय का अध्ययन आवश्यक है, अर्थात इस समस्या के समाधान के लिए सर्वे विधि उत्तम है। कोई पर्टिकुलर समुदाय, जैसे यहाँ पे लिखा है किसी कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग को समझना है, या फिर अब देखो कम्युनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को समझना है तो हम लोग बहुत डीप में नहीं जा सकते हैं, या फिर अब जैसे एक बहुत बड़ा बिजनेस स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग बहुत डीप में नहीं जा सकते हैं। कोई 10 अगर सपोज कोई कार की कंपनी है और उससे रिलेटेड 10 कार की कंपनीज़ हैं, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो समझना हो तो आप हर एक कंपनी के ओनर या फिर उसके एम्प्लॉय से पर्सनली नहीं पूछ सकते हैं, तो आप कंपनी के ऊपर सर्वे ले सकते हैं, मतलब उन 10 कंपनीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे एक सर्वे ले सकते हैं, जो कि बड़े पैमाने पे किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, अर्थात इस समस्या के समाधान के लिए अब देखो अवलोकन करना। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। कुछ ऐसी समस्याएं जिनके कारण बहुत बड़े समुदाय का अध्ययन आवश्यक है, अर्थात इस समस्या के समाधान के लिए सर्वे विधि उत्तम है, यही मैंने अभी समझाया। एक सामाजिक सर्वे प्रायः व्यक्तियों के एक समूह के किसी समस्यागत भाग की अपेक्षा समस्त रचना का एक विस्तृत वर्णन है। देखो मैंने अभी समझाया कि एक सर्वे मतलब एक सर्वे आप एक बड़े पैमाने पर कर सकते हैं, एक बड़े ग्रुप पे कर सकते हैं, एक बड़ी कम्युनिटी पे कर सकते हैं। आप ओवरऑल सर्वे को बड़े जो सैंपल है उसके पर एम्प्लॉय कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
प्रायः सर्वेक्षण जनसंख्या के बजाय सैंपल पर ही किया जाता है। मैंने अभी तुरंत सैंपल का नाम लिया ना कि आप बड़े सैंपल पर इसको कर सकते हैं, इसको पॉपुलेशन पे नहीं किया जाता है। मतलब कि आप आप जनसंख्या में जो पॉपुलेशन है आप उसमें नहीं जा कर के सर्वे करेंगे, उसमें से कुछ लोगों को चुन करके उनके ऊपर सर्वे करेंगे। जैसे मैंने बताया ना कि आप 10 कंपनीज़ के कार की कंपनी है, 10 कंपनी है, तो आप उन हर एक एम्प्लॉई के पास नहीं जा सकते हो, उसमें से कुछ एम्प्लॉयज़ को आपने सेलेक्ट किया एज ए सैंपल और उनके ऊपर सर्वे किया। ठीक है, यही यहाँ पे ये कह रहा है, इसलिए इसे सैंपल सर्वे भी कहा जाता है। क्यों सैंपल सर्वे कहा जाता है? क्योंकि हम एक बड़े पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करके उनके ऊपर सर्वे करते हैं, इसलिए। अब कर्लिंगर की एक बहुत फेमस डेफिनेशन है, सैंपलिंग सर्वेक्षण यानी सैंपल सर्वे समाजशास्त्री अथवा मनोवैज्ञानिक चरों की घटना, उसका वितरण तथा उसके आपसी संबंधों को निश्चित करने का प्रयत्न करते हैं। सर देखो फिर से समझ लो, सैंपल सर्वे में समाजशास्त्री मतलब सोशलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक चरों की घटना, उसका वितरण और उनके बीच का क्या रिलेशनशिप होता है उसको समझने की, उससे रिलेटेड एक इन्फ्लुएंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सर्वेक्षण अनुसंधान लोगों की महत्वपूर्ण वास्तविकताओं तथा उनके विश्वासों, मतों, एप्टीट्यूड, प्रेरणाओं मतलब उनका क्या मोटिवेशन है एवं उनके व्यवहारों पर प्रकाश डालता है। अब देखो यही चीज़ें जहाँ पे इंग्लिश में लिखी है थोड़ी डिटेल में लिखी है, तो इसको हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। सैंपल सर्वेस अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द इंसिडेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटररिलेशंस अमॉन्ग सोशलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स। Survey and research focuses on people, the vital facts of people and their belief, opinion, attitude, motivations and behavior. कर्लिंगर 1973। कर्लिंगर की जो बुक है ना, ये सारी डेफिनेशंस, ये सारे चीज़ें उनकी बुक में लिखी हुई हैं, इसलिए यहाँ पे उनका रेफरेंस लिया गया है। सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण विधि है। यह विधि जनमत संग्रह की एक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में समष्टि से, भाई यहाँ तो बड़ी सारी हिंदी लिखी है, मैं इसको शॉर्ट में समझ के समझा देती हूँ। देखो ये कह रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, यह सैंपल इकट्ठा करने के एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, एक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में मतलब जो पॉपुलेशन है, समष्टि का मतलब होता है पॉपुलेशन, ठीक है, तो पॉपुलेशन से सैंपल का चयन करके सैंपल के सदस्यों को के आवासीय मतलब वो लोग कहाँ रह रहे हैं, व्यक्तिक, पर्सनल, सामाजिक, सोशलॉजिकल, आर्थिक, इकोनॉमिकल और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं यानी साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ का विश्लेषण किया जाता है, उनको मेज़र किया जाता है। उसके बाद जो डेटा मिलता है उस डेटा के आधार पर सांख्यिकी विश्लेषण यानी स्टैटिकल एनालिसिस किया जाता है और किया जाता है कि किसी सीमा तक कौन सी मनोवैज्ञानिक विशेषता किन सामाजिक विशेषताओं से संबंधित है, मतलब कौन सी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सोशलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से भी मिलती जुलती हैं या उनसे रिलेटेड है। ये लाइन समझ में आई या नहीं आई, मुझे लगता है कंफ्यूजिंग हो रही होगी, तो मैं समझा देती हूँ। जो डेटा मिलता है उस डेटा के मतलब सर्वे से जो डेटा मिलता है उसका स्टैटिकल एनालिसिस किया जाता है और उस स्टैटिकल एनालिसिस के बेस पर यह समझने की कोशिश की जाती है कि कहाँ तक सामाजिक घटनाएं मनोवैज्ञानिक घटनाओं से संबंधित है। कहने का मतलब है कि कहाँ तक मतलब कि पर्सन रूरल एरिया से है या गांव के रूरल और क्या कहते हैं गांव के एरिया से है या फिर शहर के एरिया से है, गांव के कॉन्टेक्स्ट का उसके मनोवैज्ञानिक स्थिति पर उसके मनोवैज्ञानिक चरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और शहर की स्थिति में अगर वो रहता है तो उससे मनोवैज्ञानिक चरों या उसके मनोवैज्ञानिक जो विशेषताएं उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस तरह से देखा जाता है कि कहाँ तक सामाजिक परिस्थितियाँ मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों या मनोवैज्ञानिक चरों को वेरिएबल्स को प्रभावित करती हैं, यही ये कहने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं ना, एक कुछ गाना भी है कि गांव की छोरी को शहरे पढ़ावा और पढ़ावा, तो ये वही मनोवैज्ञानिक चरों को सामाजिक चरों के साथ मेज़र करने की बात हो रही है। ठीक है, मुझे लगता है ये गाने से आपको ज़रूर हंसी आई होगी, बट ये एक लाइन है जिसको मैंने टैग किया आपको समझाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, गांव की छोरी को कहने का मतलब है
साइकोलॉजिकल नहीं, सोशल कॉन्टेक्स्ट, और शहर गांव की छोरी को शहरे पढ़ावा। और तो ये दोनों ही मतलब चाहे गांव का कॉन्टेक्स्ट हो चाहे शहर का कॉन्टेक्स्ट हो, अब लड़की को और पढ़ाने पर उसके पर्सनालिटी में क्या डिफरेंस आ रहा है या फिर दोनों कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाने पर क्या स्थिति बन रही है, यही साइकोलॉजिकल मेजरमेंट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते केस स्टडी मेथड की तरफ। व्यक्तिक अध्ययन विधि या केस स्टडी मेथड मनोविज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी माना जाता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, लाइक सर्वे मेथड, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति समूह अथवा किसी एक व्यक्ति समूह का पूर्ण अध्ययन किया जाता है। देखो, केस स्टडी मेथड में किसी एक पर्सन का शुरुआत से लेके उसके ओल्ड एज तक अगर पॉसिबल है, मतलब किस एज में हो रहा है वो डिपेंड करता है, उस पर्टिकुलर टाइम तक के उसके चाहे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हों, यहाँ पे आगे लिखा होगा कि हम किन किन चीज़ों का स्टडी किया जाता है, तो उसका पूरा स्टडी किया जाता है और बहुत डीप स्टडी किया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति समूह अथवा किसी एक व्यक्ति समुदाय का पूर्ण अध्ययन किया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है, संपूर्ण जीवन से तात्पर्य जीवन के व्यवहार, उसके पूरे जीवन में उसने, अब मान लो कोई ये जो केस स्टडी मेथड को यूज़ किया जा रहा है, किसी पर्सन अगर 23 साल का है या 25 साल का या 30 ईयर्स का है, ठीक है, तो उसके शुरुआत से लेकर के उसके 30 ईयर्स तक की बात हो रही है। जीवन के बारे में उसने कैसा व्यवहार किया, प्रतिमान अथवा जीवन की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं, मतलब जो भी सिचुएशंस थी लाइफ के, उसके प्रति उसने कैसा रिएक्शन किया, के अंतर संबंधों की जानकारी प्राप्त की जाती है। इस अध्ययन में विश्लेषण कर यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति के असामान्य व्यवहार का प्रमुख कारण क्या है, मतलब क्यों पर्सन अभी इस तरह का बिहेवियर कर रहा है, उसका जो एबनॉर्मल बिहेवियर है क्यों हो रहा है, इसको समझने की कोशिश की जाती है। पीवी यंग का एक डेफिनेशन है, व्यक्तिक अध्ययन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा सामाजिक इकाई, चाहे वह व्यक्ति, एक परिवार, संस्था, संस्कृति, समूह या समस्त समुदाय हो, के जीवन का अन्वेषण तथा विश्लेषण किया जाता है। केस स्टडी इज अ मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एनालाइजिंग द लाइफ ऑफ सोशल यूनिट, be that unit, a person, institution, culture, group, or even an entire community. Its aim is to determine the factors that account for the complex behavior pattern of the unity and the relationship of the community to its surrounding milieu। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब आगे इसको पढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि यह अध्ययन विधि या इस पद्धति से तात्पर्य किसी एक विशेष सामाजिक इकाई का अध्ययन करने के कॉज एंड इफेक्ट, कॉजल कारण संबंध को स्पष्ट करने का प्रयत्न करना है। इस अध्ययन पद्धति से तात्पर्य एक विशेष सामाजिक इकाई का अध्ययन करके, मतलब किसी सोशल यूनिट का स्टडी करके उसे कॉजल इफेक्ट की रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना होता है। मुझे लगता है समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं फील्ड स्टडी मेथड के बारे में। फील्ड स्टडी मेथड का से रिलेटेड फेस्टिंगर और कॉटस का 1953 का एक डेफिनेशन है, क्षेत्र अध्ययन के द्वारा सामाजिक प्रक्रमों का निरीक्षण और मापन उनके स्वाभाविक रूप में किया जाता है, मतलब वो जिस तरह से थे उनका जो मेजरमेंट किया जाता है वो एज इट इज़ किया जाता है, वो जैसा था उसमें कोई मैनिपुलेशन या कोई चेंजेस नहीं किया जाता है। द फील्ड स्टडी मेथड इज unique in enabling us to observe and measure social process in their natural occurrence, मतलब वो जैसे रहते हैं उनका मेजरमेंट वैसे ही किया जाता है। फेस्टिंगर एंड कॉटर्स रिसर्च मेथड इन बिहेवियरल साइंस, ये बुक है, ठीक है। यह विधि एक वक्र सा अवलोकन है। ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है यहाँ पे, आप देख रहे हो, वक्र सा अवलोकन है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको अवॉइड करना, मैं बता दे रही हूँ। ये एक अवलोकन कहने का मतलब है कि ये एक ऑब्जर्वेशन है, सर्वेक्षण अनुसंधान, जिसको कि हम लोग क्षेत्र कुछ सर्वे की बात हो रही है, ठीक है। सर्वेक्षण अनुसंधान व क्षेत्र अध्ययन दोनों अलग अलग है, मतलब लोगों को कभी कभी ये कन्फ्यूज़न होती है फील्ड स्टडी मेथड और सर्वे मेथड के कारण, तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, ये दोनों अलग अलग प्रकार के मेथड से अनुसंधान है। स्पष्ट रूप से दोनों में अंतर क्षेत्र से है। सर्वेक्षण अनुसंधान एक अध्ययन बड़ी समष्टि पॉपुलेशन पे किया जाता है, जो सर्वे मेथड है बड़े पॉपुलेशन पे इसका स्टडी किया जाता है, जबकि क्षेत्र अध्ययन फील्ड स्टडी मेथड एक छोटे समुदाय, छोटी संस्था, शैक्षणिक संस्थाओं के व्यक्तियों के व्यवहार पर किया जाता है। एक लाइन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा।
अब आगे बात करते हैं। इस विधि में अनुसंधानकर्ता मतलब जो रिसर्चर है वास्तविक क्षेत्र में जा कर के अपने प्रयोग से संबंधित व्यक्तियों का अध्ययन करता है। वो निर्धारित समस्या के समाधान को खोजने का प्रयास करता है। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करते हैं। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और अनुभवों का क्रमबद्ध, सिस्टमैटिक और साइंटिफिक स्टडी करने के लिए कुछ विधियों का प्रयोग करता है, जिसमें प्रयोगात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ है, एक्सपेरिमेंटल मेथड बेस्ट है, आप ये कह सकते हैं। सन 1879 में प्रोफेसर विलियम वुंट ने जर्मनी की लिप्जिंग विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में पहला साइकोलॉजी का जो लेबोरेटरी था उसको इस्टेब्लिश किया, उसकी स्थापना की और प्रयोगात्मक विधि द्वारा चेतन अनुभूतियों कॉन्शियस एक्सपीरियंस का अध्ययन किया। मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने का श्रेय प्रयोगात्मक विधि को जाता है, ये याद रखिएगा। किसने जो कहा कि मनोविज्ञान को हम लोग विज्ञान सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन का यूज़ करते हैं। प्रयोग ऑब्जर्वेशन की उस दशा या कंडीशंस को कहा जाता है, मतलब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की उस कंडीशन को कहा जाता है जिसमें कंट्रोल और विभिन्न वेरिएट किया जा सकता है। मतलब प्रयोग में आप क्या करते हैं, वेरिएबल्स को कंट्रोल करके रखने की कोशिश करते हैं, यहाँ वही की बात कह रहा है। प्रयोगात्मक विधि द्वारा प्रयोग सिस्टमैटिक और कंट्रोल कंडीशंस में मानव व्यवहार एवं अनुभव का विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन करता है। वेरिएबल्स के माध्यम से यह अध्ययन किया जाता है। चर उन गुणों को कहा जाता है जिसका स्पष्ट स्वरूप नेचर परिवर्तनशील होता है। मैंने इसको आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और यही बात यहाँ पे कह रहा है। वेरिएबल्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। चूँकि ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है, वो किसी कॉज पे डिपेंड करता है, किसी स्टिमुलस पे डिपेंड करता है जिसके कारण वो व्यवहार करता है। तो उसका जो व्यवहार है किसी एक्सटेनियस वेरिएबल से या किसी एक्सटेनियस चीज़ से प्रभावित ना हो, इसलिए कंडीशंस को कंट्रोल में रखा जाता है। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन किया जाता है, सिस्टमैटिकली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है। कंट्रोल कंडीशंस में होता है। ये प्रयोग की क्या होती हैं, ये प्रयोग की कुछ शर्तें होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। पहला कि जो ऑब्जर्वेशन होगा वो सिस्टमैटिक होगा, दूसरा कि कंडीशंस कंट्रोल होंगी, तीसरा जो वेरिएबल्स होंगे वो चेंजेबल होंगे, उनकी प्रकृति क्या होगी, वो बदलती रहेगी। जैसे ये लिखा है ना, इसका स्वरूप परिवर्तनशील होता है। अब देखो कौन कौन से चर होते हैं, वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और रेलेवेंट और एक्सट्रेनियस वेरिएबल जिनको कहते हैं वो होते हैं। अब आगे बात करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल से तात्पर्य वैसे चरों से होता है जो स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव दूसरे चरों पर डालते हैं। इसमें प्रयोगकर्ता हेर फेर या जोड़ तोड़ तथा दूसरे चरों पर इसके प्रभाव का अध्ययन करता है। मैंने इसको पहले भी समझाया है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली आईवी वो होते हैं जिनमें मैनिपुलेशन होता है। मैंने इससे रिलेटेड बहुत अच्छा एग्जांपल दिया रहा लाइट का। सपोज लाइट हमारी आईवी है, तो लाइट प्रयोग के कंडीशंस में जो एक्सपेरिमेंटर होता है, कभी ज़्यादा तेज़ से दे रहा है, कभी धीमा दे रहा है, कभी कलर चेंज करके दे रहा है, तो लाइट में जो मैनिपुलेशन हो रहा है उसे ही आईवी कहा जाएगा। ठीक है, जिसमें मैनिपुलेशन होता है, जिससे चेंज किया जा सकता है। अब इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, प्रयोज्य पर, उसको क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल से तात्पर्य वैसे चरों से होता है जो अन्य चरों पर आश्रित होते हैं। मतलब लाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि आदमी कैसा व्यवहार करेगा, तो इसलिए वो आईवी पर डिपेंड है। प्रयोगकर्ता उन चरों पर जोड़ तोड़ कर उनका प्रभाव आश्रित चरों पर देखता है। प्रयोगकर्ता अन्य चरों का जोड़ तोड़ कर उनका प्रभाव, जैसा मैंने बताया आईवी में अन्य लिखा है, बट हम लोग आईवी को ही लेके चलेंगे। आईवी पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में मैनिपुलेशन करता है और इसका इफेक्ट डीबी पर देखता है। अब आगे बात करते हैं संगत चर या फिर इरेलेवेंट वेरिएबल्स या एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो संगत चर या बहिरंग चर का तात्पर्य उन चरों से होता है जो प्रयोगकर्ता द्वारा नियंत्रित कर लिया जाता है, क्योंकि वो इनका आश्रित चर पर प्रभाव का अध्ययन नहीं करना चाहता। अब जैसे मैंने लाइट का एग्जाम्पल दिया, तो सपोज लाइट आईवी है, तो जो रिसर्चर हो रहा है वो लाइट कभी तेज़ी से दे रहा है, कभी धीमा दे रहा है, कभी लाइट दे ही नहीं रहा है, कभी लाइट का कलर चेंज कर दे रहा है, तो ये इसमें मैनिपुलेशन हो रहा है और ये चेंज हो रहा है। लेकिन अगर कमरे में लाइट ज़्यादा नहीं है, अंधेरा कमरा है और इसी का अध्ययन किया जा रहा है, आईवी लाइट है, तो जो रिसर्चर है उसको क्या करना होगा, उसको कोशिश करनी होगी कि किसी भी तरह की लाइट कमरे में ना आए, अदरवाइज वो भी आईवी की तरह काम करने लगेगा। तो इसको ही जो रिसर्चर होता है कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया। प्रयोग द्वारा
प्रयोगकर्ता इन चरों के बीच संबंध का पता लगाकर स्वतंत्र और आश्रित चरों में भेद करता है। प्रयोग पूर्व नियोजित योजना के अनुसार किया जाता है। आज ज़्यादातर अध्ययन प्रयोगात्मक विधि द्वारा ही किया जाता है और केवल उन्हीं अध्ययनों का मान्यता मिलती है जिनके तथ्यों के संगठन के आधार पर विधि होता है। मतलब कहने का मतलब है कि कंट्रोल कंडीशन का यूज़ हो रहा है और यहाँ पे जो इसके शर्तें बताई गई ना, ऑब्जर्वेशन प्रॉपरली किया जा रहा है, सिस्टमैटिक रिव्यू हो रहा है। तो ये सारी शर्तों को जो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करता है सिर्फ उसी को प्रयोग के या फिर एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक प्रयोग के जो लाइन होती है या फिर आप ये कह सकते हैं कि श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। सर्वे मेथड मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान के अंतर्गत अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें हम सही ढंग से अध्ययन करता छोटे मतलब स्मॉल सैंपल पर करना चाहें तो उसका वैज्ञानिक या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते हैं। व्यक्तियों की संख्या जिन्हें अध्ययन में शामिल किया जाता है उन्हें सैंपल कहा जाता है। जैसा मैंने अभी शुरुआत में ही बताया था कि वो एक बड़े पॉपुलेशन में से जिन कुछ लोगों को जो सेलेक्ट किया जाता है उनको सैंपल कहा जाता है। सैंपल इज अ स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लार्जर होल। ठोस, यहाँ पे ठोस होना चाहिए, यहाँ पे ठस लिखा है, इस पर अवॉइड करिएगा। ठोस तरह की समस्याओं के लिए सैंपल का बड़ा होना आवश्यक है। मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको आप छोटे से सैंपल पे एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत बड़ा सैंपल चाहिए। तो वही यहाँ पे बात कर रहे हैं, सैंपल का बड़ा होना आवश्यक है। साथ ही साथ सैंपल का समाज के विभिन्न वर्गों से चुनाव करना अति आवश्यक है। कुछ ऐसी हमारे यहाँ समस्याएँ होती हैं जो कि छोटे सैंपल पे एम्प्लॉय नहीं की जा सकती हैं या छोटे सैंपल पर उसका रिजल्ट नहीं पता किया जा सकता है या उस समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता है। तो इसके लिए बड़े लेवल पर हमें सैंपल की ज़रूरत होती है ताकि हर एक वर्ग से कुछ व्यक्तियों का चुनाव किया जा सके। यही यहाँ पर कह रहा है, अति आवश्यक है। समाज में लोगों के बच्चों के पालन पोषण के अभ्यास के प्रति मनोवृत्ति एटीट्यूड टूवर्ड्स चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस और दहेज के प्रति मनोवृत्ति एटीट्यूड टूवर्ड्स चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस, दहेज के प्रति मनोवृत्ति। तो यहाँ पे दहेज का देखो वापस से चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस लिख गया। तो डाउरी एटीट्यूड टूवर्ड्स द डाउरी या दहेज के प्रति मनोवृत्ति एटीट्यूड टूवर्ड्स डाउरी का अध्ययन, शादी से पहले होने वाले लैंगिक संबंधों सेक्सुअल रिलेशन बिफोर मैरिज का अध्ययन, युवाओं में औषध के प्रयोग से संबंधित समस्याओं प्रॉब्लम रिलेटेड ड्रग एडिक्शन इन यूथ आदि के अध्ययन के लिए सैंपल का बड़ा होना आवश्यक है। लार्ज सैंपल तथा समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन भी होना आवश्यक है। उपयुक्त विभिन्न प्रकार के समस्याओं के अध्ययन के लिए सर्वे मेथड का प्रयोग वैज्ञानिकों द्वारा काफ़ी प्रचलित है। जैसा मैंने बताया कि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें छोटे सैंपल पर अध्ययन नहीं किया जा सकता, उसके लिए बड़ा सैंपल की ज़रूरत होती है। यहाँ पे देखो समस्याओं के बारे में लिखा है कि लोग अपने बच्चों का पालन पोषण किस तरह से करते हैं। अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग वर्ग के लोग और अलग अलग कैटेगरी के लोग किस तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। दहेज के प्रति चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी समुदाय हो, उनकी कैसी मनोवृत्ति है। एटीट्यूड्स टुवर्ड डाउरी, सेक्सुअल रिलेशन बिफोर मैरिज, ये भी एक ऐसा पॉइंट है जिसको आप छोटे से सैंपल पे इस समस्या का समाधान या इससे संबंधित अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते, इसके लिए बड़ा सैंपल की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसीलिए सर्वे मेथड का यूज़ किया जाता है। सर्वे मेथड में आंकड़े, जिसको कि हम लोग डेटा कहते हैं, डेटा विभिन्न निम्न 4 विधियों द्वारा संग्रहित किए जाते हैं या कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड है इंटरव्यू मेथड, सेकंड है मेल सर्वे, थर्ड है टेलीफोन सर्वे और फोर्थ है पैनल सर्वे। सबसे पहले बात करते हैं इंटरव्यू सर्वे की। इस विधि के द्वारा किसी समस्या के बारे में डेटा कलेक्शन के लिए अध्ययन करता है, यानी जो रिसर्चर होता है, सैंपल में सम्मिलित किए जाने वाले सभी व्यक्तियों का एक एक कर बारी बारी से साक्षात्कार लेता है, उनका इंटरव्यू लेता है। चूँकि साक्षात्कार लेने वाले एवं साक्षात्कार देने वाले के बीच आमने सामने का वार्तालाप है, मतलब कि ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है। एक पर्सन क्वेश्चन पूछता है और दूसरा पर्सन जो होता है आंसर करता है, तो इसीलिए इसको आमने सामने का वार्तालाप कहा है। इंटरव्यू इज़ द फेस टू फेस कॉन्फ्रेंस बिटवीन द इंटरव्यू एंड इंटरव्यूअर। अतः साक्षात्कार के दौरान अध्ययनकर्ता समस्या से संबंधित कुछ प्रश्न प्रतिदर्शी से पूछता है एवं दिए गए प्रश्नोत्तरों के आधार पर निश्चित निष्कर्ष निकालता है। प्रतिदर्शी का मतलब है सैंपल से पूछता है जो लोग, या यहाँ पे इंटरव्यूवी लिखा है,
इसको हम लोग सैंपल ही कहेंगे या सब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मेल सर्वे की। मेल सर्वे, इस सर्वे में अध्ययनकर्ता प्रश्नों की एक सूची लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाकर एक पुस्तिका तैयार कर लेता है। और इस पुस्तिका मतलब एक छोटी सी बुक होती है जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं। इस पुस्तिका या इस बुक के अध्ययन में शामिल किए गए प्रत्येक व्यक्ति के मेलर पोस्ट मतलब उनका मेल को पता किया जाता है और उनको पोस्ट किया जाता है। किसके थ्रू? पोस्ट के थ्रू, मतलब उनको जो क्वेश्चन है उसकी एक बुक बनाई जाती है और उसको मेल किया जाता है या फिर उसको पोस्ट किया जाता है। इसे ही मेल सर्वे कहा जाता है। जो क्वेश्चन बुक होती है, क्वेश्चन बुक के प्राप्त होने के पश्चात इन व्यक्तियों को सभी प्रश्नों का सही उत्तर देने के बाद पुस्तिका को पुनः डाक द्वारा या वापस से उसको मेल करना होता है रिसर्चर को। जो रिस्पॉन्स मिलते हैं उन रिस्पॉन्सेस के आधार पर रिसर्चर किसी खास निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। इस विधि द्वारा देश के कोने कोने से भिन्न भिन्न व्यक्तियों की समस्याओं से संबंधित विचार को बहुत आसानी से प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये चीज़ मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं टेलीफोन सर्वे की। तो टेलीफोन सर्वे इस विधि का प्रयोग इस विधि द्वारा सैंपल के प्रत्येक व्यक्ति का विचार जानने के लिए टेलीफोन का सहारा लिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जिनको अध्ययन में सम्मिलित करना, उनको टेलीफोन करके समस्या से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और व्यक्ति उन प्रश्नों का जवाब टेलीफोन पर ही दे देता है। इन प्रश्नों का जवाब का एनालिसिस करके रिसर्चर क्या करता है? एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। याद रखिएगा, आपकी साइकोलॉजी की कोई भी स्टडीज़ पढ़ें या फिर कुछ भी जानें, कोई भी मेथड समझें, हमेशा ये याद रखिएगा, किसी भी मेथड, चाहे कोई भी मेथड हो, उसका यूज़ करके जो रिसर्चर होता है किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं पैनल सर्वे के बारे में। पैनल सर्वे में सैंपल के एक ही व्यक्ति का कई बार इंटरव्यू लिया जाता है, यानी समस्या से संबंधित प्रश्नों को भिन्न भिन्न समय अंतराल टाइम इंटरवल पर दे करके एक ही व्यक्ति से तीन बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तथा जो रिस्पॉन्स मिलता है उसके आधार पर रिसर्चर उनका एनालिसिस करके एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। तो ये था पैनल सर्वे। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल मेथड के बारे में। देखो, इसमें हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मेथड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ रहे हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल मेथड के से रिलेटेड एक डेफिनेशन है जिसे कि जेंडन ने दिया है अपनी पुस्तक में। ह्यूमन डेवलपमेंट में लॉन्गिट्यूडनल मेथड को परिभाषित करते हुए लिखा है कि द लॉन्गिट्यूडनल मेथड इन्वॉल्व्स अ रिसर्च अप्रोचिंग इन विच द साइंटिस्ट स्टडीज सम इंडिविजुअल्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर लाइव्स, नथिंग टू चेंज दैट ऑकर इन देयर बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर टाइम। यह एक ऐसी शोध विधि है जिसमें वैज्ञानिक व्यक्तियों के एक ही समूह का अध्ययन भिन्न भिन्न समयों पर उनके व्यवहार एवं उनके गुणों में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर करता है, ठीक है। इसे लॉन्गिट्यूडनल मेथड कहा जाता है। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर लॉन्गिट्यूडनल मेथड के बारे में दो विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। अब ये कौन सी विशेषताएं हैं? इसमें व्यक्तियों के एक ही समूह का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। सेकेंड, अध्ययन जो होता है डिफरेंट टाइम इंटरवल पर बार बार दोहराया जाता है, रिपीट किया जाता है। एक अध्ययन कितने बार दोहराया जाएगा एक से दूसरे अध्ययन के बीच का समय अंतराल, टाइम इंटरवल कितना होगा, इसका कोई निश्चित समय नहीं है, ये याद रखिएगा। मतलब कितने टाइम में करना है, दोबारा कितने टाइम में क्वेश्चन पूछना है, दोबारा कितने टाइम में जाना है रिसर्च के लिए, इसका कोई निश्चित समय अंतराल नहीं है। यह अध्ययनकर्ता के उद्देश्य के ऊपर निर्भर करता है। अध्ययनकर्ता समस्या के स्वरूप, नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स तथा पर्पस ऑफ स्टडी को ध्यान में रख के ये डिसाइड करता है कि दोबारा कितने टाइम इंटरवल पर प्रयोग को दोहराया जाए या वापस से सेम क्वेश्चन पूछे जाएं, ठीक है। आजकल मनोविज्ञान में लॉन्गिट्यूडनल मेथड का प्रयोग काफ़ी प्रचलित हो रहा है। इस विधि का सबसे अधिक प्रयोग वैसे सिचुएशंस में किया जाता है, वैसी परिस्थिति में किया जाता है जब रिसर्चर व्यक्तियों में होने वाले परिवर्तन के आधार पर एक कंपैरेटिव स्टडी करना चाहता है। जैसे कि अगर रिसर्चर जानना चाहता है कि वो 1 साल की उम्र से 16 साल की उम्र के बीच में हम बच्चों का बौद्धिक विकास कैसा रहता है, तो उसका जो पर्पस ऑफ स्टडी है ये जानना है कि बौद्धिक विकास कैसा रहता है, तो इसके लिए वो कंपैरेटिव स्टडी करेगा। तो वो पहले हो सकता है प्रयोग जो है 1 साल में करे, फिर आधे महीने बाद 1.5 साल में करे, फिर 2 साल में करे, फिर 2.5 साल में। तो इस तरह से उसके जो पर्पस ऑफ स्टडी और जो नेचर ऑफ प्रॉब्लम है उसके आधार पर वो समय अंतराल रखेगा। यहीं पर ये कह रहा है कि
जब रिसर्चर व्यक्तियों में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर एक कंपैरेटिव स्टडी करना चाहता है तो लॉन्गिट्यूडनल मेथड का प्रयोग करता है। इस विधि द्वारा कागन एंड मोस ने एक अध्ययन किया जो काफ़ी मशहूर है। देखो, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि काफ़ी चर्चित है। इस अध्ययन का नाम है द बर्थ टू मैच्योरिटी। इस अध्ययन में उन्होंने 71 बच्चों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का अध्ययन भिन्न भिन्न समयांतराल डिफरेंट टाइम इंटरवल पे किया तथा अपने अध्ययन के आधार पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिया कि एडल्टहुड में व्यक्तियों में पाए जाने वाले बहुत से सुलगुण ट्रेड्स का विकास बचपन से ही विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। इसका कहने का मतलब है कि जब हम लोग बड़े होते हैं तो कुछ ऐसा हमारा सॉलिड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसकी शुरुआत बचपन में ही हो जाती है। जैसे कि आप देखे होंगे कुछ एडल्ट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जॉयफुल होते हैं, तो उनके बचपन अवस्था में जब वो छोटे रहते हैं तब भी उनका नेचर ऐसा रहता है, उनका व्यवहार, उनकी मनोवृत्ति, उनका पर्सनैलिटी ऐसा रहता है कि वो जॉयफुल रहते हैं और बड़े होकर के वही उनका जो छोटा सा ट्रेट रहता है एक बड़ा पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स बन करके उभरता है। अब आगे बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल मेथड के बारे में। ठीक है, इस विधि में भिन्न भिन्न उम्र के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तरों डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के व्यक्ति का सिलेक्शन कर कई समूह बनाए जाते हैं जिनका अध्ययन एक समय में एक साथ किया जाता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल में एक ही अलग अलग टाइम इंटरवल पर स्टडी किया जाता है, बट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के भिन्न भिन्न व्यक्तियों का को सिलेक्ट किया जाता है, यानी उनको सैंपल में शामिल किया जाता है और उनका जो स्टडी है एक ही समय पर एक साथ किया जाता है। इस विधि में लॉन्गिट्यूडनल मेथड, यह विधि लॉन्गिट्यूडनल मेथड के विपरीत है। क्यों है, अभी मैंने तुरंत बताया। इस तरह इस विधि में एक कोहॉर्ट ग्रुप तैयार किया जाता है। कोहॉर्ट ग्रुप को मतलब का तात्पर्य वैसे समूह से होता है जिसमें समूह के सभी सदस्यों का जन्म एक साल या एक विशेष अवधि में हो। जैसे 1990 में जन्मे सभी भारतीय का एक समूह होगा तथा 205 में जन्मे सभी भारतीयों का दूसरा समूह होगा। दो ग्रुप्स होंगे जिसमें कि किसी पर्टिकुलर ईयर या किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग होंगे और दूसरे ग्रुप में किसी और एज ग्रुप के लेकिन एज ग्रुप क्या होगा, समान होगा, एक सा होगा के लोग होंगे। तो इस तरह से उनका कंपैरेटिव स्टडी किया जाता है, एक कोहॉर्ट ग्रुप तैयार किया जाता है और उसी कोहॉर्ट ग्रुप पर जो हमारा रिसर्च होता है उसको अप्लाई किया जाता है। The research approach that select and compare individuals of different ages at home of testing is known as cross-sectional design, whereas a longitudinal study is a study in which there is a continued observation of the same subject at various ages. टेम्पलिन 1957 में एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने भिन्न भिन्न उम्र के डिफरेंट एज लेवल के बच्चों का चयन कर उनमें होने वाले लैंग्वेज डेवलपमेंट का अध्ययन किया। ये लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शनल मेथड, हम लोग क्रॉस सेक्शनल मेथड पढ़ रहे हैं तो ये क्रॉस सेक्शनल मेथड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा टेम्पलिन का प्रयोग, जिसमें उन्होंने बच्चों के लैंग्वेज डेवलपमेंट का अध्ययन किया। अब बात करते हैं डेवलपमेंटल मेथड के बारे में। ठीक है, विकासात्मक विधि के वर्णन से पहले ये आवश्यक है कि विकासात्मक शब्द के अर्थ को भली भांति, मतलब पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि विकासात्मक यानी कि डेवलपमेंटल का मतलब होता है क्या, सही अर्थ क्या होता है। विकासात्मक शब्द से तात्पर्य प्राणी का सर्वांगीण विकास तथा प्रत्येक अवस्था का विकास होता है। सर्वांगीण मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, होल डेवलपमेंट, और हर एक स्टेज में डेवलपमेंट की बात हो रही है, इसे ही डेवलपमेंट कहा जाता है। विकास का मतलब होता है सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट और हर एक एज में हर एक लेवल पे डेवलपमेंट। ठीक है, हर एक अवस्था में प्रत्येक अवस्था का विकास, मतलब प्रत्येक अवस्था में डेवलपमेंट। विकासात्मक शब्द से स्पष्ट है कि प्राणी का सभी प्रकार का, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, शैक्षणिक हो या इमोशनल सांवेगिक हो या व्यक्तिक विकास हो, ये सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि विकासात्मक विधि व्यक्ति के सभी प्रकार के होल डेवलपमेंट के विकास क्रम का अध्ययन करने की एक विधि है। इस अर्थ से इसे केस हिस्ट्री मेथड भी कहा जा सकता है। ये याद रखिएगा, डेवलपमेंट मेथड को केस हिस्ट्री मेथड भी कहा जा सकता है। ये क्वेश्चन ना नेट के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि, या नहीं पूछेगा तो ये इस तरह से देगा कि केस हिस्ट्री मेथड के बारे में बताइए, तो कन्फ्यूज़न हो सकता है, या फिर आपके टेट सीटेट के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो केस हिस्ट्री मेथड को ही डेवलपमेंट मेथड
जाता है। क्यों कहा जाता है, ये एक्सप्लेन किया गया है। विकासात्मक विधि व्यक्ति के सभी प्रकार के विकास क्रम का अध्ययन करने की विधि है। सभी प्रकार के विकास क्रम का, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, शैक्षणिक हो, सामूहिक हो या व्यक्तिक हो, करने की विधि है। इसलिए इसे केस हिस्ट्री मेथड भी कहा जाता है। इस विधि में मनोवैज्ञानिक सर्वप्रथम व्यक्ति के से कुछ प्रारंभिक सूचनाएं, जैसे उनका नाम, उम्र, यौन, शिक्षा, परिवार के सदस्यों की संख्या, बहन भाइयों की संख्या, जन्म क्रम इत्यादि प्राप्त करते हैं। इसके बाद मनोवैज्ञानिक गण उस व्यक्ति से गर्भधारण से वर्तमान तक का, इसलिए इसको देखो केस हिस्ट्री मेथड कहा जा रहा है, वर्तमान तक का इतिहास तैयार करते हैं। इसके अंतर्गत मतलब जब बच्चा पेट में आया से ले करके के समय से लेकर के जब उसका जन्म हुआ, फिर आज के टाइम पे उसकी क्या एज है, ठीक है, उसके शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, शैक्षणिक विकास क्रम की जानकारी प्राप्त की जाती है। गर्भाधान के समय से होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास, जन्म के समय की स्थिति, उस समय हुई बीमारियां एवं उसका स्वरूप, तत्पश्चात जन्म के बाद की विभिन्न प्रकार की विकासात्मक अवस्थाएं इत्यादि, इन सबका विस्तृत विवरण तैयार किया जाता है। आप समझ रहे हैं, मतलब कि जब बच्चा माँ के पेट में आया उस समय से ले करके उसका किस तरह का विकास रहा, जन्म के समय की उसकी माँ की क्या स्थिति थी, उस समय क्या माँ को किसी तरह की कोई बीमारी थी, और अगर बीमारी थी तो उसका स्वरूप कैसा था, क्रोनिक थी कि एक्यूट थी। उसके बाद जन्म के बाद की विभिन्न प्रकार की विकासात्मक अवस्थाएं, मतलब कि जब बच्चा जन्म ले लिया, ये तो बात हुई कि जब जन्म के समय क्या स्थिति थी, उसके माँ की क्या स्थिति थी, क्या वो कोई दवाई लेती थी तो क्या किस तरह की दवाइयाँ लेती थी, जन्म किस सिचुएशन में हुआ, सिजेरियन हुआ, नॉर्मल हुआ, ये पूरी चीज़ें। उसके बाद जब बच्चा जन्म ले लिया तो उसके बाद उसका डेवलपमेंट कैसा रहा, क्या उसका डेवलपमेंट स्लो था या फिर उसने सही तरह से, जैसे बाकी बच्चे डेवलप होते हैं, चलना सीखते हैं, रेंगना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, पकड़ना सीखते हैं, क्या उसका डेवलपमेंट भी इसी तरह का रहा। तो विकासात्मक अवस्थाएं का सबका एक विस्तृत विवरण तैयार करता है, इसलिए इसको केस हिस्ट्री मेथड भी कहा जाता है। इस विधि में वैज्ञानिक व्यक्ति के वर्तमान अवस्था के बारे में एक लेखा जोखा तैयार करते हैं। देखो ये लेखा जोखा बड़ा भारी और मोटा होगा, क्योंकि छोटी से छोटी बात को इसको समझना ज़रूरी होता है, उनको लिखना ज़रूरी होता है, ताकि कहीं से कुछ भी चूक ना हो पाए। इन सारी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्राविधिक, जैसे साक्षात्कार, इंटरव्यू, क्वेश्चनायर, पर्सनैलिटी का जो टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट इत्यादि का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों, पड़ोसियों, मित्रों इत्यादि से बातचीत के माध्यम को भी अपनाते हैं, मतलब उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन इंटरव्यू के थ्रू पूछे जाते हैं, क्वेश्चनायर्स के थ्रू पूछे जाते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट के थ्रू पूछे जाते हैं, या उनका पर्सनैलिटी टेस्ट भी किया जाता है। और जो पर्सन है जिसके ऊपर रिसर्च करना, उसके बारे में एक बड़ा वृहद ब्यौरा तैयार किया जाता है, इसलिए इसको केस हिस्ट्री मेथड भी कहा जाता है। अंत में सभी साधनों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और उसके विश्लेषण के आधार पर उसके विकास क्रम को भली भांति समझा जाता है। तो यही रहा आपका डेवलपमेंट मेथड या केस हिस्ट्री मेथड। तो आई होप आपको ये एपिसोड समझ में आया होगा, ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करिए। अगर आपको वीडियो कुछ भी हेल्पफुल लगे, आपका कोई सजेशन हो, कुछ क्वायरीज है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो किसी भी क्वायरीज के लिए हमें मेल करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।